तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि 2022 बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि ये सब क्यों लिखा गया है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अभी देखिए, मैं वीडियो रात को शूट कर रहा हूँ। हमने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके इस वीडियो को बनाया था भाई। हमने देखा तो माइक ही नहीं पकड़ा था, ठीक है, और समझ लीजिए कि दिमाग एकदम खराब हो गया है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आपके लिए मेहनत जारी है, ठीक है। और मैं फिर से इसको चीज़ को पढ़ा रहा हूँ क्योंकि माइक ही नहीं पकड़ा था। और वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला, इतना यकीन मान के चलिए कि ये प्रश्न आपके 2022 बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। और मैं प्रश्न आपको दिखा दूं, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है। आपको विश्वास नहीं होगा, दिखा दूं मैं आप लोगों को। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और आपके एग्जाम में ऐसे मैं 5-7 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न डिस्कस करने वाला हूँ। वीडियो थोड़ी लॉन्ग होगी, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि ये क्वेश्चन आपके लड़ेंगे 100%, ठीक है। 2022 बोर्ड एग्जाम में बहुत रिसर्च के बाद ये तैयार किया गया है। ये सब क्वेश्चन मैं तैयार किया हूँ। आपको बस लाइक करना है और आप लोगों को इस वीडियो को शेयर करना है ताकि बहुत सारे लोगों के पास पहुँच पाए और अच्छे से वो पढ़ पाए। चलिए, मैं ज़्यादा अब तो बात नहीं करूंगा, मैं सीधे पढ़ाई की तरफ आता हूं। क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, G77 देशों से आप क्या समझते हैं? G77 को किस आधार पर ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतानों की प्रतिक्रिया कहा जा सकता है? व्याख्या कीजिए। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहला जो प्रश्न है वो है G77 देश। कह रहा है कि जो G77 देश है, इससे आप क्या समझते हैं? इसका क्या मतलब होता है G77 देश से? और G77 को किस आधार पर ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान प्रतिक्रिया कहा जाता है? ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान इसको कहा जाता है, किसको? G77 को। यही चीज़ हमको क्या करना है? व्याख्या करना है। और ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूर से 2022 बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये आपको जाके देख सकते हैं, उसमें लिखा हुआ है 70% जो सिलेबस है ना आप लोगों का, उसमें स्पष्ट रूप से दिया कि G77 से क्वेश्चन आएगा। तो चलिए देख लेते हैं क्या चीज़ होता है G77। आइए, वे विकासशील देश जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्वतंत्र हुए थे, किंतु 50 से 60 के दशक में पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं को तेज प्रगति से उन्हें कोई लाभ नहीं हुआ। कह रहा है कि वे सारे विकासशील देश जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उन्होंने क्या हुआ था, वो स्वतंत्र हुए थे। वो देश क्या हुए थे? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्वतंत्र हुए थे। वो 50 से लेकर 60 के दशक में पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं को तेज प्रकृति से उन्हें कोई लाभ ही नहीं मिला। फिर उन्होंने क्या किया? वो जो देश थे, उन्होंने क्या किया? इस समस्या को देखते हुए उन्होंने एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली के लिए उन्होंने क्या किया? आवाज़ उठा। जब उनको लाभ नहीं मिला तो उन्होंने क्या किया? वो देश जो विकासशील देश थे, उन्होंने क्या किया कि एक पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं को तेज प्रकृति से उन्हें कोई लाभ नहीं मिला, इस समस्या को उन्होंने देखा और उन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली के लिए क्या किया? एक आवाज़ उठाया और अपना एक क्या किया? संगठन बना लिया। उन्होंने देखिए लिखा है ना, अपना एक क्या किया? संगठन बनाया। और उसी संगठन को हम कहते हैं जी समूह 77 या G77 के नाम से उसे जाना जाता है। अब तो आपको मालूम चल गया होगा कि G77 देश किसे कहते हैं। तो कोई पूछे आपसे कि G77 देश किसे कहते हैं, तो आप उससे बताइए कि वे विकासशील देश जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्वतंत्र हुए थे, वो 50 से 60 के दशक में जो पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं को तेज प्रगति हुई, पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं को तेज प्रगति में उन लोगों को कोई लाभ ही नहीं मिला। और इस समस्या को उन्होंने देखा और उन्होंने एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली के लिए आवाज़ उठाया और तुरंत उन्होंने एक संगठन बना लिया। उस संगठन को ही हम कहते हैं समूह 77 या G77 के नाम से जाना जाता है। बात खत्म। यहाँ तक तो पॉइंट आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। अभी हमने एक्सप्लेन करके बता दिया। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में, देखिए क्या लिखा है? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का जन्म हुआ। जब ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, वही लोग एक सम्मेलन चलाए जिसका नाम था ब्रेटन वुड्स। अब ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और एक विश्व बैंक का क्या हुआ? जन्म हुआ। और जिन्हें वुड्स की क्या कहते हैं? जुड़वा संतानें कहा जाता है। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? जुड़वा संतान कहते हैं। वुड्स की जुड़वा संतान किसे कहते हैं? जब ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का जन्म हुआ, उन्हें हम क्या कहते हैं? वुड्स की जुड़वा संतान कहते हैं। जुड़वा मतलब एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, एक विश्व बैंक, दो हो गया ना, वही जुड़वा संतान, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक पर केवल कुछ शक्तिशाली विकसित देशों का ही क्या था? प्रभुत्व था, ठीक है। इसलिए उनसे विकासशील देशों को कोई भी लाभ नहीं हुआ। इसलिए ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान ने विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रतिक्रिया स्वरूप विकासशील देशों ने G77 नामक संगठन बनाकर नई आर्थिक प्रणाली को मांग की ताकि उनके आर्थिक उद्देश्य पूरे हो सकें। उनके प्रमुख आर्थिक उद्देश्य थे अपने संसाधनों पर उनका पूरा नियंत्रण हो, कच्चे माल
के सही दाम मिले। देखिए पूरा अर्थ में बता रहा हूँ, कहना क्या चाह रहा है कि जो दो जुड़वा संतान थी, कौन, एक आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है, एक तो पहला अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और एक आपका था क्या, विश्व बैंक। ये दो संतानें जुड़वा थी। उन्होंने क्या किया कि विकासशील देशों से G77 नामक संगठन बना लिया उन्होंने, और आर्थिक प्रणाली की क्या किया उन्होंने, तुरंत मांग किया। और उनके आर्थिक उद्देश्य क्या आवश्यक है, पूरा आवश्यक है, इसलिए उन्होंने मांग ये उठाया था। और उनका कहना यह था कि आर्थिक उद्देश्य उनका यह था कि अपने संसाधनों पर उनका पूरा का पूरा नियंत्रण हो और कच्चे माल का सही उनको क्या मिले, दाम मिले। उनका यही एग्जैक्ट उसका क्या था, उद्देश्य था। तो आपको समझ में भी आ गया हो गया कि G77 देश क्या है, और G77 को हम किस आधार पर ब्रिटेन उसकी जुड़वा संतान भी कहते हैं, और इसको हमने एक्सप्लेन तरीके के व्याख्या में लिखा है। मैं आपको दिखा दूं, इसी तरह आपको वीडियो को डाउनलोड करके आराम से इसको लिख कर आराम से एग्जाम में जाना है, कोई दिक्कत नहीं आपको। तो हमको तो नहीं लगता है कि पहले प्रश्न में आपको कोई दिक्कत है, कोई समस्या बताइए आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं। आराम से देखिए, हूबहू आपको नहीं लिखना है, हूबहू लिखना तो है लेकिन हूबहू याद नहीं करना है, याद तो कभी नहीं होगा हूबहू। जिस प्रकार मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरी भाषाओं को आप सुनिए, समझिए क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, उसी प्रकार सबको याद करके उसी अपने ढंग से अपने विचारों को अपने कॉपी में व्यक्त कर देना है। पूरा का पूरा नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम तो प्रश्न नंबर पहला था लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हम जस्ट बढ़ेंगे तुरंत प्रश्न नंबर दूसरे की तरफ। चलिए उसको देखते हैं। चलिए प्रश्न नंबर दूसरा देख लेते हैं, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है प्रश्न नंबर दूसरा, कि मृदा अपरदन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। या तो पूछता है कि मृदा अपरदन क्या है। देखिए प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस प्रश्न को तो आपको तैयार करके ही जाना है, और वो भी मैं बता रहा हूँ किस प्रकार तैयार करके जाना है। कह रहे मृदा अपरदन क्या है, चलिए देखते हैं भाई। मृदा अपरदन तो एकदम सिंपल टॉपिक है। कह रहा है कि भूमि की ऊपरी परत के हट जाने की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। कह रहा है कि भूमि की जो ऊपरी परत है उसको हट जाने की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। अरे मृदा मतलब मिट्टी, अपरदन मतलब मिट्टी का हटना। तो भाई हमारे भूमि की ऊपरी परत पर मिट्टी तो होती है, मिट्टी हट गई तो मृदा अपरदन हो गया, बात खत्म। तो भूमि की ऊपरी परत के हट जाने की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। और मृदा अपरदन का सबसे पहला कारण तेज बहने वाला जल तथा तेज बहने वाली पवनें हैं। भाई ज़्यादा तेज जल बहेगा, जल का बहाव ही तो मिट्टी को बहा ले जाता है, ठीक है। पवन की हवाएं, ठीक है, हवा क्या करता है, मिट्टी धूल कण को क्या उड़ा ले जाता है। तो सबसे ज़्यादा मेन कारण तो यही हुआ आपका मृदा अपरदन का। फिर कह रहा है कि ये दोनों मृदा की ऊपरी उपजाऊ परत को अपने साथ बहा कर ले जाते हैं, बिल्कुल बात सही है। और भूमि को कृषि के लिए अनुपयोगी बना देते हैं। जाहिर सी बात है कि जब मिट्टी ही नहीं रहेगी तो फसल कहाँ से, जब मिट्टी नहीं रहेगी आपके भूमि पे तो फसल उग पाएगा, तो नहीं। इसलिए कह रहा है कि भूमि को कृषि के लिए अनुपयोगी बना देता है। और वे अपने भवन निर्माण कार्यों से प्रेरित होकर रोड़ी, बजरी, संगमरमर, बदरपुर आदि प्राप्त करने की इच्छा से छोटी बड़ी पहाड़ियों को गहरे गड्ढों में क्या कर देता है, उसको परिवर्तित कर देता है, उसको बहा कर ले जाएगा, धूल मिट्टी कल को आपको गड्ढे वड्ढे में कहीं ना कहीं उसको समाहित कर देता है, ठीक है। मृदा अपरदन के कारण मृदा के उपजाऊपन पर बड़ा विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। जाहिर सी बात है कि मृदा अपरदन होगा तो भाई हमारी उपजा जो हमारी फसल होगी वो ज़्यादा उपजाऊ नहीं हो पाएगी। तो मिट्टी ही नहीं रहेगी तो फसल अच्छे से उग नहीं पाएगी, ठीक है, बात ये जो साफ। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि मृदा अपरदन क्या है। हमने बहुत अच्छे तरीके से व्याख्या करने की कोशिश किया है, अच्छे तरीके से लिखा भी है और समझाने की भी पूरी हमने कोशिश किया है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि मृदा अपरदन क्या है। मृदा अपरदन में तो आपको लगता है कि दिक्कत नहीं होगा, चाहे एग्जाम में कभी भी किसी प्रकार से क्वेश्चन पूछ दे आप तुरंत उसका जवाब दे पाएंगे, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ बढ़ेंगे। ये तो क्वेश्चन नंबर दूसरा था। क्वेश्चन नंबर तीसरा, चिपको आंदोलन क्या। देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन, जाके देख सकते हैं, ये इससे प्रश्न बनना तय है। चिपको आंदोलन, उसमें बोला था भाई चिपको आंदोलन से एक प्रश्न बनेगा, हमने उसको तुरंत उठा लाया कि चिपको आंदोलन। चलिए पहले बताया जाए कि ताकि जो प्रश्न आने वाला है पहले वो तैयार कर लिया जाए और अच्छा से अच्छा मार्क्स ला पाया, ठीक है, 2022 बोर्ड एग्जाम में। चिपको आंदोलन क्या है देखते हैं। चिपको आंदोलन वनों की रक्षा के लिए चलाया गया आंदोलन है। देखिए जो चिपको आंदोलन है ना, किसके लिए, वनों की रक्षा के लिए चलाया गया आंदोलन है। और इस आंदोलन का सूत्रपात सुंदरलाल बहुगुणा ने हिमालय क्षेत्र में किया। सबसे पहले इनका नाम याद होना चाहिए, सुंदरलाल बहुगुणा। देखिए कितना प्यारा नाम है, सुंदरलाल बहुगुणा ने ही चिपको आंदोलन की शुरुआत किया था। और चिपको आंदोलन वनों की रक्षा के लिए आंदोलन चलाया गया है भाई, क्लियर। चलिए कह रहा है कि इसके अंतर्गत मतलब इस आंदोलन के अंतर्गत क्या होता है, इसके अंतर्गत लोग पेड़ों से चिपक कर उनकी रक्षा करते हैं। मतलब इस आंदोलन के तहत लोग इतने ज़्यादा एट्रैक्टिव हैं रक्षा करने के लिए पेड़ों से, कि पेड़ों से चिपक कर उनकी रक्षा करते हैं, उसको टच नहीं करने देते, काटने नहीं देते, उसको कोई क्षति नहीं पहुंचाने देते हैं, ठीक है, और उन्हें काटने नहीं देते। वही बात मैं बोला हूँ। यह आंदोलन वनों और वृक्षों की कटाई
रोकने में सफल हुआ। जो ये आंदोलन चलाया गया था जिस बेस पे कि पेड़ पौधे न कटें, और यह आंदोलन सफल भी हुआ था। साथ ही इस आंदोलन ने यह भी दिखाया कि स्थानीय पौधों की प्रजातियों का प्रयोग करके सामुदायिक वनीकरण अभियान भी सफल बनाया जा सकता है। और इस अभियान से हमें यह भी शिक्षा मिल गया, ये भी अभियान दिखाता है कि जो स्थानीय पौधे हैं उनकी प्रजातियों का हम प्रयोग करके एक सामुदायिक वनीकरण अभियान को भी हम क्या कर सकते हैं, सफल बनाया इसे जा सकता है। तो हमको तो नहीं लगता है कि चिपको आंदोलन में अब कोई दिक्कत है आपको, कि चिपको आंदोलन क्या है, कौन इसकी शुरुआत किया था, चिपको आंदोलन में क्या किया जाता है, और ये सफल हुआ कि नहीं हुआ, ये सारी डिटेल हमने पॉइंट वाइज लिखा है भाई, ये बताने की कोशिश भी किया है। आपको कोई दिक्कत होगी नहीं, ये गारंटी मेरी है। ठीक है, बस आप जाइए आँख बंद करके लिख के चले आइए एग्जाम में। क्लियर है ना आपको? प्रश्न नंबर 3 कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, याद हो जाना चाहिए प्रश्न, बता दे रहा हूँ। ठीक है, हाँ मजाक नहीं चल रहा है, यहाँ पे सीरियस पढ़ाई हो रही है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराया जा रहा है। अब वीडियो को शेयर भी करना है आप लोगों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है ना, आगे बढ़िए। चलिए लिखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, लॉन्ग इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आप देखिए कितना टाइम लगा है, लेकिन आपके लिए टाइम कोई नहीं, आपके लिए सब कुछ ठीक है। बस ईमानदारी से याद करके जाइए, नाम रोशन कीजिए हमारे चैनल का, अपने माँ बाप का। ठीक है, और लिखने के लिए छोड़िए, जितना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सब लिख दूंगा मैं। देखिए 6 नंबर के लिए प्रश्न आता है, कितना मोस्ट इंपोर्टेंट है तब लिखा हूँ। देखिए प्रश्न पहले पढ़िए। बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाली लाभ और हानि की तुलना कीजिए। जाके मिला लीजिएगा कि प्रश्न आएगा कि नहीं। बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाले लाभ और हानियों की तुलना, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि बहुउद्देशीय परियोजना होता क्या है, उससे लाभ क्या है, हानि क्या है। कहीं से भी प्रश्न आएगा तुरंत इसका उत्तर दे पाएंगे। चलिए पहले देखते हैं बहुउद्देशीय परियोजना होता क्या है। कह रहा है कि नदियों पर बांध बनाकर एक साथ कई उद्देश्यों को पूरा किया जाता है, जैसे बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, विद्युत उत्पादन तथा मत्स्य पालन। ऐसी योजनाओं को बहुउद्देशीय योजना कहा जाता है। अब लीजिए, अब बहुउद्देशीय परियोजना में कोई दिक्कत है? कुछ नहीं। नदियों पर बांध बनाकर एक साथ कई उद्देश्यों को पूरा किया जाता है। नदी पर अगर आप बांध बना दिए हैं तो समझिए बहुत सारा उद्देश्य पूरा होने वाला है। क्या क्या? बाढ़ पे पहले नियंत्रण कर लेंगे आप, सिंचाई भी कर लेंगे, विद्युत उत्पादन भी कर लेंगे, मछली भी पाल लेंगे। और ऐसी योजना को तो बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं भाई। ऐसी योजना को हम क्या कहते हैं? बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। और जाहिर सी बात है कि बहुउद्देशीय परियोजना से कुछ लाभ होते हैं तो कुछ हानियां भी होती हैं। कोई भी चीज़ होता है तो उससे लाभ और हानि होती है ना, इसी तरह बहुउद्देशीय परियोजना से कुछ लाभ तो कुछ हानियां भी होते हैं। तो चलिए पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। हेडिंग डालिए लाभ, हेडिंग डालिए लाभ। चलिए देखते हैं कि बहुउद्देशीय परियोजना से लाभ क्या होता है, इसके बाद हम लोग हानि भी पढ़ने वाले हैं कि हानि भी उससे क्या होता है। ठीक है, तो चलिए पहले लाभ देख लेते हैं भाई, लाभ क्या होता है। तो कह रहा है कि नदियों पर बांध बनाकर केवल सिंचाई नहीं की जाती, अपितु इनका उद्देश्य विद्युत उत्पादन, घरेलू और औद्योगिक उत्पादन, जल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, मनोरंजन, आंतरिक नौचालन और मछली पालन भी है। इसलिए बांधों को बहुउद्देशीय परियोजना में भी कहा जाता है। यहाँ एकत्रित जल के अनेक उपयोग सम्मिलित होते हैं। अब ये क्या कहना चाहता है भाई? लाभ तो होगा ही होगा ना, एक बांध बनाने से बहुत सारा लाभ हो रहा है। क्या क्या? सिंचाई कर सकता हूँ, विद्युत उत्पादन कर सकता हूँ, घरेलू भी काम कर सकता हूँ, उससे औद्योगिक उत्पादन कर सकता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे मछली पालन भी कर सकता हूँ। तो एक बांध बनाने से इतने सारे लाभ हुए कि नहीं हुए? तो कह रहा है कि इसलिए बांधों को हम क्या कहते हैं? बहुउद्देशीय परियोजना भी कहा जाता है। ठीक है, बांध को आप बहुउद्देशीय परियोजना ही कहेंगे क्योंकि बांध बनाकर कई ठे हम उद्देश्य पूरा कर ले रहे हैं, उसी को बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। कह रहा है यहाँ एकत्रित जल के अनेक उपयोग सम्मिलित है। यहाँ पर जो एकत्रित जल हम इकट्ठा कर रहे हैं उससे बहुत सारा काम चल जा रहा है। तो लाभ में आपको मालूम चल गया ना, कोई दिक्कत है? अपने तरीके से नहीं लिख पाएंगे एग्जाम में आप? बताइए, लिख देंगे ना आप? आराम से लिख लीजिएगा और इसको सोच लीजिए, समझ लीजिए, अपनी भाषाओं में समझ लीजिए। अरे आम भाषा है भाई, आप देखते नहीं, आपने नहीं देखे, आप बांध नहीं बनाए, मछली नहीं मारे हैं, बहुत सारा काम नहीं किया, वही चीज़ तो लिखना है। इसमें रट्टा मारने वाले क्या दिक्कत है? चलिए आइए पहले हानियां देख लेते हैं। हेडिंग डालिए हानियां। हानियां में क्या है कि नदियों पर बांध बनाने और उनका बहाव नियंत्रित करने से उनका प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध हो जाता है। देखिए ये बात तो सही है। जैसे नदी आपका बह रहा है, आप यहाँ आपने बांध बना लिया तो उसकी स्पीड लो हो जाएगी। पहले तो पानी रुक जाएगा, उसका अवरुद्ध पैदा हो जाएगा कि अब आगे पानी जाने वाला नहीं है भाई, यहीं रुक गया पानी। अगर आपने बांध बना दिया तो उसकी दिशा को आपने परिवर्तित कर दिया, ये तो काम होगा, ये तो नुकसान वाली बात है। जिसके कारण तलछट बहाव कम हो जाता है
अत्यधिक तलछट जलाशय की तलों पर जमा होता रहता है। तलछट मतलब समझते हैं क्या? जैसे समझिए, ये नदी बह रही है, आपने यहाँ पे बांध बना लिया। अब नदी में बहता पानी में धूल मिट्टी कण होते हैं। अब पानी बहेगा ही नहीं तो धूल मिट्टी कण धीरे धीरे जमीन में बैठने लगेंगे और जमीन क्या होने लगेगी? ऊंचा होने लगेगी और पानी जो आपका नहर का है वो धीरे धीरे इधर उधर होने लगेगा। ठीक है, तो वही कह रहा है, जिससे नदी का तल अधिक चट्टानी हो जाता है। देखिए जो बोला वही है ना। नदी जलीय जीव आवासों में भोजन की कमी हो जाती है। कह रहा है कि नदी जलीय जीव आवासों में भोजन की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। अब बताइए कि वहाँ पे जो जीव होंगे, जलीय जीव होंगे, उनके भोजन में कमी तो हो ही जाएगी। आपने उनके बहता पानी को रोक दिया, उनमें जो छोटे छोटे पदार्थ मिलते हैं, जो छोटे छोटे कण होते हैं, मछली वगैरह छोटी छोटी होती हैं, वह जीव होता है मछलियों का, उसको खाते हैं, जीते हैं। अगर आपने पानी को रोक दिया तो जाएगा ही नहीं, तो लोग कहाँ से अपना जीविका चला पाएंगे? तो उनको भी नुकसान होता है, जलीय जीव को। ठीक है, कह रहा है कि बांध नदियों को टुकड़ों में बांट देता है। जही बात है, बांध अगर आपने बना दिया तो अगर एक नदी है और जगह जगह पे बांध बना दिया तो वो नदी कई टुकड़ों में बढ़ जाएगी ना। तो वही तो कह रहा है, बांध नदियों को कई टुकड़ों में बांट देते हैं, जिससे जलीय जीवों को नदियों में स्थानांतरण अवरुद्ध हो जाता है। वही चीज़ जो मैं बताया हूँ। बाढ़ के मैदान में बने जलाशयों से वहाँ मौजूद वनस्पति और मिट्टियाँ जल में डूब जाती हैं। अगर आपने यहाँ पे बांध बनाया है तो वहाँ की जो मिट्टी होगी वो मिट्टी धीरे धीरे क्या होने लगेगी? गलने लगेगी। गलते 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 वो पानी में मिल जाएगी, डूब जाएगी। ठीक है, इन परियोजनाओं के कारण स्थानीय लोगों को अपनी जमीन, आजीविका और संसाधनों से लगाव और नियंत्रण आदि को कुर्बान करना पड़ता है। जाहिर सी बात है कि अगर हमारे गांव में अगर इस तरह का बाढ़ बना दिया जाए, बांध बना दिया जाए, उसका पानी अगर हमारे जमीन पे आने लगे, भूमि पे आने लगे, तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो जाएगा हमारे ज़मीन को। और वहाँ पे पानी की अत्यधिक कारण के कारण हमारी फसल भी नहीं उग पाएगी और उससे हम अपनी आजीविका और संसाधनों से जो लगाव है उसका नियंत्रण आदि को हम क्या करना पड़ेगा? कुर्बान करना पड़ेगा। ठीक है, तो भाई नुकसान तो होगा ही होगा। तो देखिए उससे कुछ लाभ भी है तो कुछ हानियाँ भी है, और हमने अच्छे तरीके से लाभ भी लिखा है और अच्छे तरीके से हानियाँ भी लिखा है। वीडियो को सिर्फ आपको डाउनलोड करके यही चीज़ आपको छाप देना है और छापना है, लेकिन याद इस तरह पूरा नहीं करना है। जिस प्रकार मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, उसी प्रकार अपने दिमाग में उस पॉइंटों को आपको लेकर चलना है और एग्जाम में जैसे आएगा अपने तरीके से आप लोगों को बना के लिख देना है। ये प्रश्न नंबर कौन था? चौथा। और ये प्रश्न बहुत बाकी है और प्रश्न बनने वाले हैं 5वां। ये भी लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है, प्रश्न नंबर 5वां, और ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए तो सही पहले प्रश्न को, कि भारत में कृषि क्षेत्र की समस्या लिखिए। कह रहा है कि हमारे भारत में जो कृषि क्षेत्र है उसकी क्या समस्या है, कि कृषि क्षेत्र की क्या समस्या है, कृषि क्यों नहीं हो पा रही है अच्छी तरीके से, क्या समस्या है, ये डिटेल में लिखना है। या तो पूछता है कि भारत में कृषि की 3 समस्याएं लिखें। भाई हमने बहुत दोनों प्रश्न आ जाएगा ना, आप ये लिख दीजिएगा, पूरा का पूरा नंबर एग्जामिनर दे देगा। चलिए देखते हैं पहले। कह रहा है कि भारत में हजारों वर्षों से कृषि की जा रही है, बिल्कुल सही बात, परंतु औद्योगिकी और संस्थागत परिवर्तन के अभाव में लगातार भूमि संसाधन के प्रयोग से कृषि का विकास अवरुद्ध हो जाता है। भारत में कृषि के पिछड़ेपन के लिए निम्नलिखित कारक उत्तरदायी है। देखिए भाई, कह रहा है कि भारत में हजारों वर्षों से कृषि की जा रही है, जो ये प्रौद्योगिकी और संस्थान खुल रहे हैं ना हमारे धरती पे, यही सबसे ज़्यादा तो कृषि के नुकसानदेह है। क्योंकि जब तक ज़मीन खाली रहेगी आप उस पर कृषि कीजिएगा, और ज़मीन पे ही अगर मैं बड़े बड़े आप लोगों को संस्थान बना दूँ, प्रौद्योगिकी संस्थान, तो बताइए कि ज़मीन तब वहाँ पे मशीन चलने लगेगी, कारखाने खुल जाएंगे, तो उसमें फसल कर पाएंगे आप? नहीं ना। तो ज़मीन पे वो जो बड़े बड़े भूमि पे प्रौद्योगिकी और संस्थागत परिवर्तन हो रहा है लगातार, वो भूमि संसाधन के प्रयोग से उसमें कृषि का बहुत ज़्यादा पिछड़ापन हो रहा है। ठीक है, कृषि की कमी हो रही है उसके कारण। तो चलिए पहले देख लेते हैं और क्या निम्न कारण है उसके। तो पहला कारण तो है भूमि की उपजाऊ शक्ति का ह्रास। चलिए देख लेते हैं इसका क्या कहने का मतलब है, कि भारत की कृषि भूमि पर हजारों वर्षों से खेती की जा रही है, जिससे भूमि की उपजाऊ शक्ति कम हो गई है। अधिक रसायनों तथा उर्वरकों का प्रयोग करने से भी भूमि की उपजाऊ शक्ति कम हो गई है। बिल्कुल सही बात है। आप लोग जानते हैं कि आज से हमारे भारत में कृषि नहीं की जा रही है, बहुत साल पहले से, हजारों साल पहले से कृषि की जा रही है। और कृषि की जा रही है तो मिट्टी धीरे धीरे खराब होती जा रही है, क्योंकि जो आजकल के रसायन और उर्वरक है ना, वो मिट्टी को दूषित कर दे रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा केमिकल होते हैं रसायन उर्वरक, ये मिट्टी को धीरे धीरे संचारित कर रहे हैं, धीरे धीरे उसको खराब कर रहे हैं। इसलिए भूमि की उपजाऊ शक्ति भी क्या हो रही है? कम हो रही है, उसमें फसल अच्छे से उग नहीं पा रही है। पहला कारण तो यही हो गया, भूमि उपजाऊ की शक्ति का ह्रास। इसके बाद दूसरा क्या है उसको भी देख लेते हैं। तो पहला समझ आ गया ना आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, नहीं होना चाहिए। दूसरा है आपका मृदा अपरदन। अब मृदा अपरदन अभी तो जस्ट आप पढ़े हैं कि मृदा अपरदन क्या है, सोचने वाली बात ही नहीं है। ठीक है, मृदा अपरदन भी आप लोगों के कृषि क्षेत्र की समस्या है। कैसे? क्या मृदा अपरदन नहीं रहेगा तो मिट्टी बहा के ले चलेगी, मिट्टी नहीं रहेगी तो कृषि कहाँ से होगी?
बात है सिंपल, लिखिए। भारतीय कृषि के पिछड़ेपन का एक अन्य बड़ा कारण मृदा अपरदन है। पेड़ों को काटने, पशुओं द्वारा अति चराई से, पानी तथा हवा के तेज बहाव के कारण मृदा अपरदन तेजी से होता है, जिससे भूमि खेती की योग्य नहीं रहती है। देखिए, जो हम लोग पेड़ काट रहे हैं उसमें मृदा का क्षरण हो रहा है। पशु द्वारा अति चराई, पशु के द्वारा जो घास है वो बहुत ज़्यादा चराई जा रही थी, मिट्टी का वहाँ पे क्षरण हो रहा है, मृदा अपरदन हो रहा है। और हवा को तो पूछिए मत, मिट्टी धूल कण को उड़ा ले जा रही है। पानी के बहाव को समझिए मत, पूरा मिट्टी धूल कण को बहा के ले चले जा रही है। तो मृदा अपरदन हो रहा ना, तो मृदा अपन हो रहा है तो वहाँ पे मिट्टी रहेगी नहीं तो फसल हो पाएगा नहीं। तो मृदा अपरदन भी हमारे भारत की कृषि का एक क्षेत्र की क्या समस्या है। क्लियर हो गया ना आपको? चलिए, तो मृदा अपरदन भी आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब आ गया तीसरा पॉइंट, खेती के पुराने उपकरण तथा ढंग। देखिए, पहले खेती के जो पुराने उपकरण थे तथा ढंग, ये भी हमारे कृषि क्षेत्र की एक समस्या है। कैसे, देख लेते हैं। देश के कई भागों में किसान अभी भी पुराने उपकरणों से खेती करता है, जिससे कम उत्पादन होता है। अभी भी किसान मानसून और भूमि की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर करता है। देखिए, ये बात तो गलत है। देखिए, देश के कई भागों में कुछ लोग ऐसे किसान हैं को अपना पुराना तरकीब लगा रहे हैं, जो 2 बैल दौड़ाने लगेंगे, उसी में हर लेके दौड़ाने लगेंगे, तो उससे मिट्टी की अच्छी तरीके से खुदाई नहीं हो पाती, इसलिए फसल नहीं हो पाता है। और वो लोग क्या करेंगे कि जो आजकल के रसायन और उर्वरक है मिट्टी में मिलाए जा रहे हैं फसल को अच्छे बनाने के लिए, वो उस पर विश्वास नहीं करें। वो आज भी सोच रहे हैं कि नहीं, पहले जैसे ही मिट्टी है, और उन्हीं उत्पादन पर वो विश्वास करके छोड़ देते हैं, तो फसल हो पाएगा? कभी नहीं हो पाएगा। और मानसून पर छोड़ देते हैं कि बारिश, हाँ अगर बारिश हो गया एक बार तो हो गया, पानी एक्स्ट्रा अपने से बढ़ाएंगे नहीं भाई उसमें, तो भाई फसल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो ये भी कारण है कि नहीं, खेती के पुराने उपकरण तथा ढंग भी हमारे कृषि क्षेत्र की समस्या है। भाई नया नया टेक्निक चला है, नए नए रोटावेटर ट्रैक्टर आए, उनसे जोतवाइए, मिट्टी को अच्छे तरीके से वो अपना जोतेगा, ठीक है। और नए नए आपके रसायन उर्वरक आए, आप उसमें छिड़काव कीजिए अपने फसल में, तो अच्छे से फसल उगेगा, ठीक है। मेन कारण यह है। तो देखिए, यह तो प्रश्न नंबर 5वां था, और हमने महत्वपूर्ण 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताया है। और देख लीजिए कितना मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसको भाई याद करके बोर्ड एग्जाम में पहुंच जाना है, एकदम अच्छे तरीके से लिख के चले आइएगा पूरा को पूरा, ठीक है। मेरे चैनल का नाम रोशन कीजिए और अच्छे से पढ़ के आइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं आप, वीडियो को शेयर कीजिए। और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। लाइक तो बनता है भाई, इतना लिखने में बहुत ज़्यादा वक्त लगता है, बता दे रहा हूँ आप लोगों को, लिखने में बहुत ज़्यादा समस्या है, पढ़ाने में, वीडियोज़ एक्सपोर्ट करने में बहुत वक्त लगता है। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।